नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पूर्व के वीडियो में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन देख चुके और टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये हमने पढ़ लिया है। आज हम बात कर रहे हैं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के चरण या पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया, स्टेप और प्रोसेसेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके जो मुख्य चरण है वो निम्न प्रकार से हैं। ये इस पूरी प्रक्रिया को 6 चरणों में बांटा गया है और ये 6 चरण हमको याद रखने हैं क्योंकि कई बार इन चरणों का जो क्रम है वो पूछा जाता है। तो पहला जो चरण है वो है वांछित जीन या लक्ष्य जीन की पहचान व पृथक्करण, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। सबसे पहले तो हमें जो वांछित जीन है उसको पहचानना पड़ेगा और उसको पृथक करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आता है क्लोनिंग वाहक का चयन, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, यानी जो वांछित जीन को जिसमें डाला जाएगा वो वाहक है, तो वाहक का चयन किया जाएगा। तीसरा नंबर पर जो पॉइंट आता है वो है वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन या पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन क्लोनिंग वेक्टर और फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वांछित जीन और वाहक जीन जो है दोनों से मिला करके ये पुनर्योगज डीएनए है उसका निर्माण किया जाएगा। चौथे चरण में जो पुनर्योगज डीएनए बना है उस पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण किया जाएगा, यानी रूपांतरण की प्रक्रिया होगी। ट्रांसफर और इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट सेल। पांचवा जो पॉइंट आता है वो है पुनर्योगज डीएनए युक्त परपोषी कोशिका का चयन व गुणन, सिलेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग होस्ट सेल। और छठे नंबर पर जो पॉइंट आता है वो है वांछित जीन की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। तो पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी है उसकी प्रक्रिया इन 6 चरणों में संपन्न होती है। इन 6 चरणों को हमें क्रम से याद रखना है। अब हम इन 6 चरणों को एक एक करके देखते हैं। पहला चरण आता है वांछित जीन या लक्ष्य जीन की पहचान व पृथक्करण। वांछित जीन या लक्ष्य जीन का चयन उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। वांछित जीन के चयन के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं। जो जीन वांछित जीन हम चुन रहे हैं वो निम्न उद्देश्यों से चुन सकते हैं, जिसमें पहला है मानव के लिए आवश्यक हार्मोन का संश्लेषण। आवश्यक हार्मोन का संश्लेषण करने वाला हो सकता है, जैसे इंसुलिन का जो प्रोडक्शन किया था। रोगों का निदान करना, आवश्यक एंजाइमों, विटामिन, प्रतिजैविकों का उत्पादन करना, उच्च श्रेणी के पौधों की प्रकाश संश्लेषण दक्षता को बढ़ाना, फसल की पैदावार व पोषणिक मान बढ़ाना। ये भी एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य है। और अगला है लेग्यूमिनेसी कुल के अतिरिक्त अन्य पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता है उसको बढ़ाना। तो ये उद्देश्य हो सकते हैं वांछित जीन जो है या लक्ष्य जीन जो है उसको चुनने के। वांछित डीएनए 3 प्रकार का हो सकता है। जीनोमिक डीएनए हो सकता है, सीडीएनए हो सकता है और संश्लेषित डीएनए हो सकता है। संश्लेषित डीएनए जो प्रयोगशालाओं में संश्लेषित किया जाता है। सीडीएनए एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा जो डीएनए बनता है वो सीडीएनए होता है, जहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो काम में आते हैं। और एक है जीनोमिक डीएनए जो होता है। तो ये 3 प्रकार का जो डीएनए है वो वांछित डीएनए हो सकता है। अब वांछित जीन या वांछित जो डीएनए है उसको प्राप्त करने के लिए अगर वो जीवाणु कोशिका के अंदर है तो उसको लाइसोजाइम से, यदि वो पादप कोशिका का है तो उसको सेल्यूलेज से, और अगर वो कवक कोशिका के अंदर है तो काइटिनेज एंजाइम से उपचारित किया जाता है। क्योंकि ये जो एंजाइम्स हैं ये सेल वॉल को तोड़ने का काम करते हैं। जीवाणु कोशिका में सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। पादप कोशिका में सेल वॉल का अपघटन करने के लिए सेलुलोज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर सेलुलोज की बनी हुई होती है।
और कवक कोशिका है तो वहां पर काइटिन की कोशिका भित्ति होती है, तो उसको तोड़ने के लिए काइटिनेज एंजाइम है उसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से कोशिका भित्ति को तोड़ करके गुणसूत्र जो है हम प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या है कि डीएनए को जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो काटते हैं, तो उसके लिए उसका शुद्ध होना आवश्यक होता है, क्योंकि गुणसूत्र जो होते हैं उनमें प्रोटीन भी होती है, आरएनए भी हो सकता है। प्रोटीन जो है वो मुख्य रूप से मिलती है। अब यहां से प्रोटीन और आरएनए है, इसको मुक्त करना जरूरी है। अतः डीएनए से प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएज एंजाइम और आरएनए को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। अब जब शुद्ध डीएनए प्राप्त हो गया तो इस डीएनए को क्या करते हैं, वांछित जीन की पहचान कर उसे पृथक करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है उनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने जो वांछित डीएनए है वो प्राप्त किया है, और उसको प्राप्त करने के बाद में फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा काट लिया गया है। अब हमने वांछित जो डीएनए है या वांछित जो जीन है उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काट लिया और उसके हमको टुकड़े प्राप्त हो गए। लेकिन ये जो टुकड़े हैं इनको हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते, तो इनको अलग कैसे किया जाए? तो प्रतिबंध या सीमाकारी एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम से डीएनए को काटने पर डीएनए के टुकड़े या खंड प्राप्त होते हैं। इन खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो तकनीक है उसके द्वारा अलग किया जाता है। ये तकनीक क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में भिन्न आवेशों वाले अणुओं को एक दूसरे से अलग करने की युक्ति को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इस तकनीक में जेल के रूप में एगेरोज या पॉलीएक्रिलेमाइड जेल का प्रयोग किया जाता है। दोनों को याद रखना हमें, या तो एगेरोज जेल का प्रयोग किया जाता है या पॉलीएक्रिलेमाइड का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है किसका, ये आगे देखिए। बहुत बड़े खंडों के लिए एगेरोज जेल का प्रयोग किया जाता है, बड़े खंड है तो उनके पृथक्करण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और छोटे खंड हैं तो उसके लिए पॉलीएक्रिलेमाइड जेल का प्रयोग किया जाता है। डीएनए खंड ऋणावेशित होते हैं, ये एनोड की ओर गति करते हैं। एनोड धनावेशित होता है तो ये क्या करते हैं, एनोड की ओर गति करते हैं। और डीएनए खंडों का अलग होना उनके आकार पर निर्भर करता है। छोटे खंड दूर तक व एनोड की ओर पहले जाते हैं। ये ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसकी प्रक्रिया में देखिए, यहाँ पर इधर की साइड एनोड है तो छोटे खंड है वो एनोड की ओर जल्दी पहुंचते हैं, और जो बड़े खंड हैं ये पीछे की साइड रह जाते हैं। डीएनए प्राकृतिक अवस्था में एक रंगहीन अणु है, आंखों से हमको ये दिखाई नहीं देता है। अतः डीएनए के पृथककृत खंडों को देखा नहीं जा सकता, इसको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसके लिए डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित किया जाता है। ये याद रखना, ये पूछा जाता है इथिडियम ब्रोमाइड कि डीएनए को देखने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो इथिडियम ब्रोमाइड है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात बैंगनी प्रकाश में देखने पर यह चमकीली नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में हमको दिखाई देता है। जेल माध्यम पर अलग हो गई डीएनए की पट्टियों को काटकर निकालना तथा इस जेल से डीएनए को निष्कर्षित करना छालन या इल्यूशन कहलाता है। ये टर्म भी पूछी जाती है, छालन या इल्यूशन किसे कहते हैं या ये क्या है। तो जब ये डीएनए खंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पट्टियों के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं, तो इन पट्टियों को काट करके निकालना, और उनसे फिर क्योंकि इसके साथ में जेल भी आ जाएगी तो जेल से फिर डीएनए के खंडों को निष्कर्षित करने की जो प्रक्रिया है वो छालन या इल्यूशन कहलाती है। इस प्रकार से अलग किए गए डीएनए खंडों को वाहक में जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। ये डीएनए वांछित जीन युक्त डीएनए खंड है, और इसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काट लिया, और काटने के बाद में इनको खंडों को अलग किया हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। और इधर को ये प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड और फिर वांछित जीन है इनको जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो तैयार किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है क्लोनिंग वाहक का चयन, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो वाहक के बारे में हम जो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वहां पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम इनकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए इसमें
वांछित जीन को पृथक करने के पश्चात, वांछित जीन हमने पहले स्टेप में पृथक कर लिया था, एक वाहक की आवश्यकता होती है जो वांछित जीन सहित परपोषी कोशिका में प्रवेश करके अपने डीएनए की पुनरावृत्ति कर सके। तो हमने वांछित जीन वहां से ले लिया, वाहक में उसको डाला जाता है, डालने के बाद में जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार होता है उसको परपोषी कोशिका में प्रवेश करवा देते हैं, और परपोषी कोशिका में वो प्लाज्मिड अपनी जो रेप्लिकेशन करता है और दूसरी प्रति है वो तैयार करता है। एक वाहक में निम्न विशेषता होनी चाहिए, ये हमने पहले देख चुके हैं। क्या विशेषता होनी चाहिए? इसमें पुनरावृत्ति आरंभन स्थल या रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है उपस्थित होनी चाहिए, ORI, ये वाला जो साइट है ये इसमें उपस्थित होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है। दूसरा है, इसमें विशिष्ट प्रतिबंध स्थल स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट उपस्थित होनी चाहिए। ये स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट है, इन्हीं को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो काटता है, पहचानता है, और फिर यहाँ से डीएनए को या वाहक को काटने का काम करता है। इसलिए ये साइट का होना भी आवश्यक है, और यहीं पर हम वांछित या विजातीय जो डीएनए है उसको जोड़ते हैं, जिन्हें विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा तोड़ा जा सके। ये प्रतिबंध स्थल विजातीय डीएनए के निवेशन में सहायक होते हैं। तीसरा पॉइंट है, क्लोनिंग वाहक में एक रिपोर्टर या चिन्हित स्थल अवश्य होने चाहिए। ये रिपोर्टर या मार्कर साइट ये भी अवस्थित होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो रूपांतरित कोशिका है उसको पहचाना जाता है। ये जो मार्कर साइट है इसके रूप में सामान्यतः जो ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, जैसे यहाँ पर ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और ये दूसरी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ये क्या है, मार्कर साइट या रिपोर्टर साइट के रूप में काम करती हैं। चौथा पॉइंट है, यह परपोषी कोशिका में आसानी से प्रवेश कर सके और आसानी से इसको आइसोलेट किया जा सके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, वांछित डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए वाहक में प्रमोटर ऑपरेटर जैसे नियामक अवयव होने चाहिए, क्योंकि वांछित डीएनए की अभिव्यक्ति ये अंतिम उत्पाद होता है, क्योंकि जो वांछित जीन हम डाल रहे हैं उसके द्वारा प्रोटीन को प्राप्त करना या उसके जो उत्पाद है उसको प्राप्त करना है, वो हमारा अंतिम उद्देश्य है, और वो उद्देश्य की पूर्ति तभी हो पाएगी जब उसके अंदर प्रोमोटर या ऑपरेटर जैसे नियामक अवयव होंगे वाहक के अंदर। प्रमुख वाहक निम्न है, इनके बारे में हमने पहले देख लिया है। एक तो प्लाज्मिड है, उनका प्रयोग किया जा सकता है, ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज, जिसमें लैम्बडा भोजी और एमटेरा भोजी का प्रयोग किया जाता है। एक कॉस्मिड वेक्टर है, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। प्लाज्मिड वेक्टर जो होते हैं 15 केबी तक के डीएनए खंडों की क्लोनिंग कर सकते हैं। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज होते हैं, ये 24 केबी तक के डीएनए खंडों की क्लोनिंग कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर जो बैक्टीरियोफेज है इसको अच्छा वाहक माना जाता है, और लैम्बडा भोजी और एमटेरा भोजी जो हैं, इनमें से लैम्बडा भोजी को एक अच्छा वाहक माना जाता है। क्या कारण है ये हमने पहले की वीडियो में डिटेल से चर्चा कर ली है। और कॉस्मिड, ये तीसरा वाहक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब थर्ड नंबर पे पॉइंट आता है, वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन या पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करना, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन क्लोनिंग वेक्टर और फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बनाना। वांछित जो जीन है उसको वाहक में जोड़ने के लिए सर्वप्रथम दोनों में समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है। ये जो वांछित जीन है और वाहक है, दोनों को सबसे पहले एक समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है। ये याद रखना, एक समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाएगा, दोनों को अलग अलग से नहीं काटते हैं। अलग अलग से इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि अगर अलग अलग से काटेंगे तो जो सिरे हैं वो अलग प्रकार के प्राप्त होंगे, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण नहीं हो पाएगा। वाहक डीएनए में वांछित डीएनए को जोड़ने से उत्पन्न परिवर्तित जो डीएनए है उसको पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए या काइमेरिक डीएनए कहते हैं। और ये जो दोनों डीएनए हैं, वांछित जीन वाला डीएनए है और वाहक का जो डीएनए है, इसको जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ये प्लाज्मिड है और ये आपका फॉरेन वांछित जीन युक्त डीएनए खंड है। तो दोनों को समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है उनके द्वारा काटा गया है, और काटने के बाद में ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो तैयार कर लिया गया है। हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के
जो 6 चरण हैं उनमें से हमने 3 चरण देख लिए हैं। बाकी के आगे के जो 3 चरण हैं वो अगले लेक्चर में देखेंगे।